हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर 11th क्लास का टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। और इस केमिकल इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा मेंस में, आईआईटी मेंस में और नीट में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम इन द सेंस बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट उसमें टॉपिक में इतनी चीजें हैं बेटा बच्चों को केमिकल इक्विलिब्रियम समझने के लिए थोड़ी तकलीफ होती है। तो बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि सर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा दीजिए। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा 11th क्लास का है, दैट इज अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम। किसी किसी बच्चों का डाउट ये भी रहता है कि सर ये केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्चुअली इक्विलिब्रियम कब आती है, कैसे आती है, कंडीशंस क्या होती है। तो ये सारी चीजें बेटा हम लोग यहीं पे पढ़ने वाले केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर डेफिनेशन देखें केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, हम बोल सकते हैं बेटा इट इज अ स्टेट ऑफ द प्रोसेस। मैं लिखा भी दे रहा हूं, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है। तो इट इज the state of process. It is a state of process in which property like process, but in which property like प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम होता है, राइट, कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। लेकिन यहां लिखना है बेटा प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इट इज अ स्टेट ऑफ द प्रोसेस जिसमें मतलब ऐसा स्टेट ऑफ द प्रोसेस है जिसमें ये प्रॉपर्टी जैसे कि टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कॉन्सेंट्रेशन हो बेटा, वो रिमेन सेम विद द पैसेज ऑफ टाइम। दिस टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन दे remains same with the passage of time। अब देखो ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा ना, मतलब ये इक्विलिब्रियम के बारे में लिखा। मतलब इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप बोलना बेटा इक्विलिब्रियम मतलब इट इज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, कॉन्सेंट्रेशन हो, दे रिमेन सेम विद द पैसेज ऑफ टाइम। रिमेन सेम होती है, चेंज नहीं होगा। पहले जो टेम्परेचर था बाद में भी वही होगा, पहले जो प्रेशर था बाद में भी वही होगा, और जो कॉन्सेंट्रेशन पहले था बेटा वो भी बाद में होगा। आपका टाइम बढ़ते जाएगा लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन ये रिमेन सेम होते रहेगी। ऐसे स्टेट ऑफ द प्रोसेस को बोला गया है इक्विलिब्रियम। अभी भी बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता बेटा ये डेफिनेशन जो मैंने बोला ना, ये डेफिनेशन अभी बोला आपको समझ में आया नहीं आया डजंट मैटर, लेकिन ये बुक में दिया है। देखिए इक्विलिब्रियम का मैं आपको एक अच्छा सा मेथड बताना चाहूंगा, बड़ा सिंपल है। अगर वो चीज आपको समझ में आ गई तो इक्विलिब्रियम समझ में आ जाएगी। जैसे कि बेटा मेरे पास में एक क्लोज वेसल है, मतलब ये वेसल पूरा क्लोज है और इसके अंदर में मैंने NO2 का गैस लिया हुआ है। अब आप लोअर क्लासेस में इतना तो पढ़ लिया ना बेटा कि NO2 की गैस ब्राउन कलर की होती है। तो ये ट्यूब के अंदर में, क्लोज ट्यूब के अंदर में NO2 की गैस, मुझे ब्राउन कलर का ट्यूब दिख रहा है। ये कलर कैसा है, ब्राउन है। मैंने क्या किया, इस ट्यूब को मैंने एक पर्टिकुलर वेसल के अंदर डाल दिया जिसके अंदर पानी है। लेकिन पानी कैसा है बेटा, ठंडा पानी है। अब जैसे ये ठंडा पानी था, एक्चुअली पहले क्या था, वो NO2 की गैस थी। हाँ बेटा, अब जैसे ही ठंडा पानी हो गया तो ये NO2 के एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल एक दूसरे को मिलके वो आपको N2O4 बना लिया। अब जानते हो बेटा NO2 ये भी गैस है, N2O4 ये भी गैस है। लेकिन NO2 का जो आपने पहले एक क्लोज वेसल में NO2 की गैस ली थी वो कैसी थी, कलर थी, ब्राउन कलर का था। जैसे एक बड़े से बीकर में डाले जिसमें ठंडा पानी है, वो NO2 अपने आप में किस में चेंज हो गया बेटा, N2O4 में। और जानते हो N2O4 की गैस की कलर क्या है, कलरलेस है। अब आप इमेजिन करो बेटा कि एक वेसल के अंदर NO2 गैस लिए क्लोज वेसल में, उसकी ब्राउन कलर दिख रही, और एक बड़ा सा एक ऐसा बीकर लिए ठंडे पानी का, उसमें उसको डुबो के रख दिए। जैसे ही डुबो के रखोगे वो धीरे धीरे N2O4 में कन्वर्ट होगा। तो N2O4 का कलर, गैस की कलर क्या है, कलरलेस है। तो आपका जो कलर ब्राउन कलर था धीरे धीरे फेड होके निकल गया। फिर हम ये ट्यूब को ये वाले बीकर में से बाहर निकाल दिए अपने रूम टेम्परेचर में। फिर बेटा ये N2O4 धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ये बाहर निकाले तो NO2 में।
तो जैसे ही बाहर निकालो ब्राउन दिखेगा, जैसे ही ये बीकर के अंदर ठंडे पानी में रखो तो आपको कलरलेस दिखेगा, है ना। लेकिन अभी मैंने क्या किया, ये बीकर के अंदर का जो टेम्परेचर है, पानी का टेम्परेचर मैंने ऐसे मेंटेन किया बेटा, वो ब्राउन कलर से आपको कलरलेस भी दिखा रहा है, कलरलेस से आपको ब्राउन कलर भी दिखा रहा है। मतलब जैसे आप डुबो के रख दिए ना, तो पहले ब्राउन कलर था, धीरे धीरे वो कलरलेस होने लग गया। और टेम्परेचर मैंने ऐसे मेंटेन करके रखा, फिर ये N2O4 जो कलरलेस था वो धीरे धीरे ब्राउन कलर होने लग गया। मतलब कलरलेस से ब्राउन कलर, ब्राउन कलर से कलरलेस, आप अपने आंखों से देख पा रहे हो। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा बेटा, देखो ब्राउन कलर से कलरलेस आने के लिए आपको 5 मिनट लगे, कलरलेस से ब्राउन कलर को आने को आपको 3 मिनट लगे, ब्राउन कलर से कलरलेस को आने को आपको 1 मिनट लगा, कलरलेस से आपको ब्राउन कलर को आने के लिए आपको 30 सेकंड लगे, ब्राउन कलर से कलरलेस को आने को आपको 10 सेकंड लगे, फिर यहां से कलरलेस से बेटा ब्राउन कलर में आने को आपको 2 सेकंड लगे। और बाद में आप देखो ना, ये बीकर के अंदर में जो आपने ट्यूब रखा हुआ है वो आपको सिर्फ ब्राउन कलर दिखेगा। और मैं बोलूंगा बेटा, क्या रिएक्शन अभी आगे पीछे होना बंद कर गई कि वो रिएक्शन रुक गई? तो मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, वो देख के यही बोलेगा सर पहले ब्राउन से कलरलेस हो रही तो आगे जा रही, कलरलेस से ब्राउन को आ रही तो पीछे आ रही, अब सीधा ब्राउन कलर दिख रहा तो हमको लग रहा रिएक्शन रुक गया है। बेटा रिएक्शन रुका नहीं, रिएक्शन इतनी तेजी से चल रहा है कि हमारी आंखें उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही। मैंने बोला ना 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड, 2 सेकंड, अब इतने तेजी से आगे पीछे जाएगा, हमारा आई वो कलर चेंज बता ही नहीं पाएगा, देख ही नहीं पाएगा, डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा। और हमको क्या लगेगा बेटा, हमको लगेगा कि हमारी रिएक्शन किस में आ गई, रुक गई। लेकिन रुकी नहीं, वो इतने तेजी से बेटा फॉरवर्ड बैकवर्ड चल रही है, वी आर आईज आर अनेबल टू डिटेक्ट इट। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं व्हाट बेटा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। क्यों मालूम? क्योंकि वो आगे जाने की स्पीड और पीछे आने की स्पीड सेम हो गई। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड अगर आ जाए तो आपको लगता है कि रिएक्शन रुक गया, लेकिन रुकता नहीं। रिएक्शन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, एंड दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज ए इक्विलिब्रियम। इसीलिए बेटा इक्विलिब्रियम का क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा स्टेट है, किसी भी प्रोसेस का एक ऐसा स्टेट है जिसमें प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, इवन कॉन्सेंट्रेशन हो बेटा, दैट डजंट चेंज, दैट रिमेन्स सेम विद द पैसेज ऑफ द टाइम। आपको दिख रहा है? राइट बेटा। इक्विलिब्रियम प्रोसेस मतलब इट इज अ स्टेट ऑफ द प्रोसेस, एक ऐसा स्टेट ऑफ द प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स सेम विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था बेटा हमारे इक्विलिब्रियम का, राइट। अब ये इक्विलिब्रियम का जो इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने दिया है, अब इसमें आगे बढ़ेंगे बेटा, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इट। हम देखेंगे बेटा ये जो हमारी इक्विलिब्रियम है ये 2 तरह की है बेटा। ये जो इक्विलिब्रियम मैं लिख रहा हूं, ये हमारी इक्विलिब्रियम 2 तरह की है। सर कौन से 2 तरह की हो सकती है बेटा? एक हो सकती है, एक आप बुक ले लो और टेबल पे रख दो, पेन ले लो कहीं टेबल पे रख दो, तो पेन को टेबल पे रखोगे तो बेटा क्या ये पेन नीचे गिर रहा? नहीं। ऊपर उड़ रहा? नहीं, अपनी जगह पे। मतलब ये भी एक तरह का इक्विलिब्रियम है। तो बेटा ये जो इक्विलिब्रियम होते हैं 2 तरह के होते हैं। सर एक इक्विलिब्रियम होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा इक्विलिब्रियम होता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आप बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? मैंने अभी भी आपको एग्जांपल बताया, नहीं बताया? भाई ये NO2 जो है आपका ब्राउन कलर का था, ब्राउन कलर की गैस है। जब ये आगे जाके N2O4 बनाया, ये कैसी गैस होगी बेटा? ये कलरलेस गैस हो गई। अब वापस कलरलेस से आप ब्राउन को आ रहे हो, लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है बेटा, आपको क्या दिखता है कि पूरा ब्राउन कलर ही है करके, कलर चेंज होना रुक जाता है, ऐसा आपको फील होता है, लेकिन गलत है। वो फॉरवर्ड बैकवर्ड, आगे पीछे इतनी तेजी से चल रहा है कि हम लोग बता ही नहीं पाते और हमको लगता है कि रिएक्शन रुक गया, रुका नहीं, गोज ऑन कंटिन्यूसली मोशन। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोला गया बेटा? दैट इक्विलिब्रियम कॉल्ड एज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ है। जैसे कि मैं बता दूं बेटा, जैसे कि मैं बोलूं बुक केप्ट ऑन टेबल,
बेटा किसी भी टेबल पे बुक रख दो तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गई, राइट। और केमिकल रिएक्शन जो चलते हैं ऐसे इसको क्या बोलना है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बेटा हमारे इंट्रोडक्शन में मुझे आपको यही बताना था कि इक्विलिब्रियम दो तरह के हैं, एक होता है स्टैटिक जो रुका हुआ है, और दूसरा होता है बेटा एक जो आगे पीछे चलता है, बट हम लोग बता नहीं पाते कि रिएक्शन रुका हुआ है या चल रहा है, बट रिएक्शन गोज ऑन कंटिन्यूसली। और ऐसे जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होते हैं बेटा, ये आपको मैक्सिमम कहाँ देखे जाते हैं, इट कैन बी सीन ओनली इन द केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस में देखे जाते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लो बेटा, एक PCl5 गैस का है, जब ये टूटेगा तो PCl3 देगा और दूसरा Cl2 गैस देगा। बेटा ये क्लोज वेसल में रिएक्शन करवा रहे हो, वापस कंबाइन होकर रिएक्शन बैकवर्ड भी आने चालू हो गया, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम। चलो बेटा ये जो इक्विलिब्रियम होते हैं ना, पहले कुछ इक्विलिब्रियम के टाइप्स भी देख लेंगे, मिटा दो इसे में, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था बेटा। अब ये इक्विलिब्रियम के मैं आपको कुछ टाइप्स देने वाला हूं, जैसे कि फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सब क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, जस्ट ए मिनट। अब देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, मेरा एग्जांपल है फिजिकल इक्विलिब्रियम। बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एक ऐसे इक्विलिब्रियम जहां पर सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होते हैं बेटा, जहां पे सिर्फ क्या होगा, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाते हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब ऐसे इक्विलिब्रियम बेटा वहां पर केमिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंज होना मतलब समझते हो आपको बेटा, एक बार रिएक्टेंट की प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गई, वापस प्रोडक्ट का रिएक्टेंट नहीं हो जाता है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में सोचेंगे। फर्स्ट व्हाट इज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम। बेटा सबसे अच्छा एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम, सबसे अच्छा एग्जांपल है। आई होप आपको मालूम है बेटा, सॉलिड मतलब आइस होता है और लिक्विड मतलब वाटर ले लो। एग्जांपल में ये आइस ले रहा हूं, आप जानते हो आइस सॉलिड के फॉर्म में, और ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा लिक्विड वाटर के फॉर्म में। तो सॉलिड से आइस, सॉरी ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, ऐसे इक्विलिब्रियम में आपको क्या दिख रहा है, चेंज ऑफ द फिजिकल स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, कॉल्ड एज ए फिजिकल इक्विलिब्रियम। बेटा दूसरा लिक्विड टू गैस इक्विलिब्रियम ले लो आप, दूसरा क्या ले लो, लिक्विड टू गैस इक्विलिब्रियम। बेटा लिक्विड मतलब ये ले लो वाटर, कैसा, लिक्विड के फॉर्म में, अब कन्वर्ट करा लो बेटा, आपको स्टीम भी मिल गया, वापस कंडेंसेशन करा लो, लिक्विड में भी आ गया, तो इट इज कॉल्ड एज ए लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये सॉलिड से लिक्विड बेटा, लिक्विड से गैस, पता है इसमें आपने क्या देखा है, ऐसे इक्विलिब्रियम में सिर्फ चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट्स होते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, फिजिकल इक्विलिब्रियम। और एक बात बेटा, और एक बात है, ये जो इक्विलिब्रियम में मैंने जो आपको बताया फिजिकल इक्विलिब्रियम, मुझे ये बताना था कि एक्चुअली इक्विलिब्रियम होते किस में है। आपको एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम रिएक्शन किस में होते हैं। बेटा इक्विलिब्रियम रिएक्शन वहां होते हैं जो रिएक्शन रिवर्सिबल हो। देखो आगे तो गया, वापस बैकवर्ड भी आना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन कैन अकर्स ओनली ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब बात आ गई, रिएक्शन फिर दो तरह की भी है। कौन से दो तरह के रिएक्शन होते हैं बेटा, एक रिएक्शन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन होता है बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन। मैं ये IRR डॉट लिख दिया तो आपको कंफ्यूज तो नहीं होगा ना बेटा, ये इरिवर्सिबल है और ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होते हैं, प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। मतलब आपका रिएक्टेंट से तो आप प्रोडक्ट दे दिए, वापस प्रोडक्ट से बैक रिएक्टेंट में आ रहे, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला गया, रिवर्सिबल रिएक्शन। इज इट क्लियर बेटा, प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। और ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन जो आप करवाते हो, ये कहां करवाते हो, इट मस्ट बी परफॉर्म इन द क्लोज कंटेनर। बेटा ये रिएक्शन को आपको कहां करवाना पड़ता है, क्लोज कंटेनर में। दूसरा इसमें आ जाइए बेटा, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। मतलब रिएक्शन सिर्फ आगे चलता है, बैक आता ही नहीं है। और ऐसे रिएक्शंस को किस में करवाया जाता है बेटा, ओपन कंटेनर में।
ओपन कंटेनर में। देखो कैसे, मैं बता रहा हूं। अगर मेरे पास ये CaCO3 सॉलिड है बेटा, अगर मैंने इसको ओपन कंटेनर में करवा लिया तो हीट करने से आपको क्या आएगा, एक CaO आएगा और CO2 गैस बाहर उड़ गया, क्योंकि कंटेनर कैसा है, ओपन है। बेटा CO2 उड़ गया तो क्या कोई चांस है रिएक्शन को वापस बैक आने की? नहीं सर। लेकिन अब देखो इसी CaCO3 को अगर आप क्लोज कंटेनर में करवाते हो तो जैसी हीट कराओ एक CaO आएगा और एक CO2 गैस है। आप देखो बेटा कंटेनर क्लोज है तो वापस ये वाला CO2 CaO को रिएक्ट करके रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। मतलब अभी जो बच्चों को डाउट था ना सर एक्चुअली इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती क्या है, आगे भी चलती है पीछे भी आती है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहां होती है? इट मस्ट अकर इनटू द रिवर्सिबल रिएक्शन में होती है बेटा। और रिवर्सिबल रिएक्शन को कहां देखा जाता है? इट मस्ट बी केप्ट इन ए क्लोज कंटेनर, क्योंकि कुछ अगर गैस बाहर भी जाना चाहे तो क्लोज कंटेनर बाहर जाएगा नहीं, वापस वो दूसरे से रिएक्ट करके रिएक्शन विल मेक इट टू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये कंसेप्ट है बेटा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है दैट प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द रिएक्टेंट, लेकिन इरिवर्सिबल में बेटा प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू द रिएक्टेंट। रिवर्सिबल को आपको क्लोज कंटेनर में करवाना पड़ता, लेकिन इरिवर्सिबल को आपको बेटा ओपन कंटेनर में ही करवाना पड़ता, राइट। चलो ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट, थोड़ा और आगे देखेंगे। चलो अब ये जो मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट्स बताया बेटा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। व्हाट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम? ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है बेटा, पर क्या है ना आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, कैसे होता है एंड ऑल। लेट अस से केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ ए रिएक्शन। देखिए बेटा मैं लिख रहा हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम इज द, पहला जो डेफिनेशन था वो स्टेट ऑफ द प्रोसेस वाला था, राइट। अब ये क्या है? स्टेट ऑफ ए रिएक्शन, इट इज अ स्टेट ऑफ द रिएक्शन इन विच, बेटा यहां पर रिएक्शन में रेट जो बोलते हैं, रेट मतलब स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है। इट इज अ रिएक्शन इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट, is equal to the rate of backward reaction. Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction and concentration of reactant and product. Concentration of reactant and product, बेटा it remains constant, right बेटा? Concentration of the reactant and product it remains constant or it becomes constant. अब चलो इसी स्टेटमेंट को मैं आपको थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन के इसमें समझा देता हूं कि कैसा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे बेटा हम लोग कि A कन्वर्टेड इनटू B और B कन्वर्टेड इनटू A। मतलब ये जो दिख रहा है ना, इसको आपने क्या बोलना बेटा? इट इज कॉल्ड एज ए हाफ हेडेड एरोज। हाफ हेडेड एरोज। अगर ये आगे चला तो बोलना रेट ऑफ फॉरवर्ड, अगर ये पीछे चला तो रेट ऑफ बैकवर्ड, राइट। यहां पर क्या होता है बेटा? यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है उसके रिएक्टिंग स्पेसिस पे, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे। और रेट ऑफ जो बैकवर्ड पीछे से जो आ रहा है ये रेट ऑफ बैकवर्ड है, ये डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिंग स्पेसिस पे। किस पे बेटा? दैट इज ऑन द बी। अगर मैं यहां पर लिखूं बेटा इसका आरएफ के बारे में, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू KF इंटू ए, और इसके बारे में लिखे तो कैसे लिखते बेटा? रेट ऑफ बैकवर्ड दैट इज इक्वल टू KB इंटू बी। देखो बेटा ये आपका इक्वेशन 1 बन गया और ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। फिर भी बच्चों को डाउट है RF RB क्या है, तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं बेटा RF इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और बेटा RB इज द रेट ऑफ क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो बेटा ये KF और KB भी दिख रहा है, तो इसका भी काम है
KF is the rate constant of KF is the rate constant of forward reaction and KB is the rate constant of बेटा इट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ क्या आएगा बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखो ए से बी फॉरवर्ड, बी से ए बैकवर्ड। फॉरवर्ड किस पे डिपेंड करता, रिएक्टिंग स्पीसीज ए पे। बैकवर्ड किस पे डिपेंड करता, रिएक्टिंग स्पीसीज बी पे। तो बेटा आर ए प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, आर बी प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकाला तो मैंने के एफ लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लगा दिया तो मैंने के बी निकाल दिया। किसी बच्चे को डाउट हो रहा सर आपने ये कैसे लिखा, तो आपको याद होगा बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन वाला कंसेप्ट है, राइट, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अब ये होता है जब भी ये अपने लिख देते हो तो आपको मालूम बेटा जब भी रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाए, जब भी हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए तो आर एफ इज इक्वल टू आर बी हो जाती है, राइट बेटा। मैं यहां लिख रहा हूं, अब यहां पे लिखेंगे बेटा व्हेन द रिएक्शन कम्स एट द इक्विलिब्रियम, जैसे हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई हम क्या लिखेंगे बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। बेटा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड आएगा तो रिएक्शन 1 इज इक्वल टू रिएक्शन 2 हो जाएगी, और जब रिएक्शन 1 इज इक्वल टू 2 होगी तो आप ऐसे लिखोगे KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। बेटा आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो KF बाय KB इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। मतलब ये जो है बेटा आपको KF बाय KB जो दिख रहा है, KF बाय KB, दिस KF बाय KB is also called as a equilibrium constant and that equilibrium constant can be written in the form of a Kc। तो मैं यहां लिख दूंगा बेटा KF by KB is taken as a K and K is equal to concentration of B by concentration of A। तो ये जो दिख रहा है बेटा K that is called as a equilibrium constant। तो एक बार फिर बता रहा हूं बेटा मैंने डेफिनेशन कैसे बनाया। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब इट इज a state of the reaction in which rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है बेटा, इट इज स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम में जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिमेन्स द कांस्टेंट। इसमें बेटा एक एग्जांपल मैंने ये लेके ये डिराइव करने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको और एक बार समझा रहा हूं बेटा, क्योंकि इसी के ऊपर में हमारा अभी आगे का क्लास चलने वाला है, राइट। मैं मिटा देता हूं बेटा इसको और एक बार बता दूंगा कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कभी भी रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है, और रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड होने के साथ साथ बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट होते हैं। चलो बेटा इसको मैं और एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करा दूं, क्योंकि इसी के ऊपर में मुझे आपको ग्राफिकल स्टडीज भी करवानी है। देखो बेटा मेरा रिएक्शन ये था, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये कि मेरा A कन्वर्टेड इनटू B था बेटा और B कन्वर्टेड बैक टू A था। जब भी आगे चलो रेट ऑफ फॉरवर्ड, पीछे चलो रेट ऑफ बैकवर्ड। आपने क्या कंसीडर करना है बेटा, जस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन कंसीडर करना है। तो मैं ऐसे लिखता हूं कंसीडर फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे कंसीडर करो बेटा, A कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये फॉरवर्ड है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिंग स्पीसीज दैट इज A एंड RF इज इक्वल टू KF इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। बेटा इसके बाद में आपको क्या करना है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। फिर आपको कंसीडर करना है सर कंसीडर बैकवर्ड रिएक्शन। बेटा बैकवर्ड रिएक्शन कैसे कंसीडर करो, B गिव्स राइज टू रिएक्टेंट। देखो B इट गिव्स राइज टू रिएक्टेंट। बेटा व्हेन B गिव्स राइज टू रिएक्टेंट मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड किस पे डिपेंड कर रहा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, दैट इज रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, एंड दिस इज अवर इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 भी आ गया, इक्वेशन 2 भी आ गया। बेटा अब हम क्या लिखेंगे, सर एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। मतलब फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड मतलब इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे बेटा, KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। बेटा ये KF बाय KB इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B
बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, Kf बाय Kb इज इक्वल टू K होता है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो देखो बेटा ये जो K आपको दिख रहा है, दिस K इज कॉल्ड एज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दूसरी बात बेटा, जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, राइट। ये है बेटा आपका छोटा सा एक्सप्लेनेशन फॉर द RF इक्वल टू RB से आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक पहुंच गए। यहां पे देखो ग्राफ कैसे आते हैं बेटा, ये दिख रहा K, इसमें से देखो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं बेटा। अगर ये जो आपको दिख रहा है K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय A जो दिख रहा है, इसमें आपको 3 केस आ सकते हैं। पहला बेटा K की वैल्यू, अगर K की वैल्यू 1 लगा दो, अगर आप K की वैल्यू 1 लगाओगे, K की वैल्यू 1 लगाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आ जाएगा, आ जाएगा। दूसरा बेटा और एक सोचो, अगर आपको यहां पर K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लगा लो, K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लगा लो, तो बेटा अगर ये 2 टाइम्स आ गया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विल बी ग्रेटर देन A, सही है। K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लगा लो तो A यहां आ गया, तो दिस वैल्यू ऑफ A इंटू दिस ग्रेटर वैल्यू मतलब मुझे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। और तीसरी पॉसिबिलिटी बेटा K की वैल्यू लेस देन 1 लगा लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सॉरी बेटा B ग्रेटर देन A, अगर लेस देन 1 लगा दो, कुछ भी 0.5 A लगा दो, तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की वैल्यू ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आएगी। तो 3 केसेस आ सकते हैं बेटा मुझे। सुनो, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन हो सकता है K की वैल्यू 1 आ जाए, हो सकता है K की वैल्यू लेस ग्रेटर देन 1 आ जाए, हो सकता है K की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए। बेटा अगर K की वैल्यू 1 डालो तो A इक्वल टू B आ गया, K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 डालो तो 2 डालो बेटा, 2 टाइम्स ऑफ A मतलब B की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ A आ गई तो B की वैल्यू बढ़ गई। ये लेस देन 1 डालो बेटा, 0.5 टाइम ऑफ A, तो ऑब्वियसली 0.5 टाइम ऑफ A मतलब B की वैल्यू कम हो गई ना, B की वैल्यू कम हो गई। इन तीनों वैल्यू से आपको ग्राफ बताया जाएगा बेटा। अब ग्राफ कैसे बताते हैं, देखो बेटा मैं पहला ग्राफ K इक्वल टू 1 से लेता हूं, मैं पहला वाला ग्राफ में K इक्वल टू 1 से लेता हूं, ध्यान से देखिए बेटा, पहला वाला ग्राफ में K इक्वल टू 1 से लेता हूं। देखो ये K इक्वल टू 1 का ग्राफ ले रहा हूं, इसमें पहले इसमें कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट द रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले सकते हो बेटा। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और ये कॉन्सेंट्रेशन है। आप बताओ अगर मैं ये ग्राफ में ऐसा लेता हूं बेटा K इक्वल टू 1, आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। तो आपके बीकर में सिर्फ A रखा हुआ है, A सिर्फ A रखा हुआ है बीकर के अंदर, तो ये 0 है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A यहां कहीं होगा बेटा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A यहां कहीं होगा। जब K इक्वल टू 1 बोल रहा है तो B तो कुछ भी नहीं है बेटा। जब भी रिएक्शन चलती है तो A की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, B की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। जब भी कोई रिएक्शन चलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। तो देखो बेटा A की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही, B की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही, डिक्रीज कर रही, बढ़ रही, ये पॉइंट में आने के बाद सीधी चली है। तो हम ऐसा बोलेंगे ना बेटा, एट दिस पॉइंट, देखो ये दिख रहा ये वाला पॉइंट, एट दिस पॉइंट हम बोलेंगे यहां A की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही बेटा, अच्छी बात है, ये A की कॉन्सेंट्रेशन, और ये B की कॉन्सेंट्रेशन बेटा आपकी इनिशियली 0 थी ना, अब ये बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। लेकिन इस पॉइंट के बाद अब देखो लाइन सीधी आ रही, मतलब हम बोलेंगे इस पॉइंट के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि इस पॉइंट के बाद दे अटेन द इक्विलिब्रियम, दे अटेन व्हाट बेटा, इक्विलिब्रियम। ये कब हुआ, K इक्वल टू 1 में हुआ। चलो और एक करके देखेंगे। अब लूंगा बेटा K इज ग्रेटर देन 1 वाला, दिख रहा K इज ग्रेटर देन 1, ये क्या था बेटा K इक्वल टू 1 था। अब ये क्या आ गया, K ग्रेटर देन 1 आ रहा बेटा। K ग्रेटर देन 1 मतलब B की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और A की कम है। एक काम करो ना, ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है बेटा, ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, मतलब इनिशियली A आपका कहीं ना कहीं यहां बैठा होगा,
क्योंकि बीकर में सबसे पहले आप ए लिए ना, रिएक्टेंट में ए है बेटा देखो, तो रिएक्टेंट में ए में तो पहले बी ए लिया होगा, और बी तो 0 ले लो, बी खत्म 0 पे है। अब बी की वैल्यू ज्यादा ए की वैल्यू कम है, राइट बेटा, बी की वैल्यू ज्यादा और ए की वैल्यू कम है। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा बेटा, ये आपका डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ये आपका इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, दिख रहा है। इसके बाद ये पॉइंट के बाद ये चला सीधा, ये भी चला सीधा, मतलब आपको दिख रहा बेटा, ये पॉइंट के बाद ना तो ये डिक्रीज हो रहा ना तो ये इंक्रीज हो रहा, मतलब ये पॉइंट पे वो क्या अटेन कर गया सर, ये पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम अटेन कर गया। ये वैल्यू किसकी बेटा, ये वाली वैल्यू बी की है, और देखो बी की वैल्यू बढ़ गई, ये किसकी बेटा, ए की है, ए की वैल्यू कम हो गई। तो ऐसे इसमें क्या बोलेंगे, अभी देखो एट दिस पॉइंट इट अटेन द इक्विलिब्रियम, मतलब यहां पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो होगा बेटा, इट अटेन द इक्विलिब्रियम, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है बेटा, इट आल्सो अटेन द इक्विलिब्रियम। लेकिन दोनों की वैल्यू कंपेयर करो, बी की वैल्यू ज्यादा है ए से, क्यों, क्योंकि हमारी के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। यहां पर बेटा ए इज एट इक्विलिब्रियम, बी इज एट इक्विलिब्रियम, लेकिन पॉइंट के बाद, और ये दोनों इक्वल क्यों है, दोनों की वैल्यू देखो, क्योंकि के की वैल्यू 1 है, तो के की वैल्यू 1 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू बी आ गया बेटा। यहाँ के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ग्रेटर देन ए आ गया। अब तीसरा ग्राफ बेटा आपके लिए ये वाला दिख रहा है, यहां से ये यहां बनाता हूं मैं, यहां क्या आप देख पा रहे हो, वेरी गुड बेटा, क्या आप देख पा रहे हो अभी, ठीक है। अब क्या लेंगे बेटा, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, आपका ए की कॉन्सेंट्रेशन कहीं तो भी ए यहां पर होगा, बी कहेगा कि सबसे नीचे 0 पे होगा बेटा, ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और बी की कॉन्सेंट्रेशन कम। देखो ये डिक्रीज कर रहा, ये इंक्रीज कर रहा, ये डिक्रीज करने के बाद ये पॉइंट के बाद ये चला सीधा, ये इंक्रीज कर रहा और ये पॉइंट के बाद ये चला सीधा। देखो बेटा एट दिस पॉइंट इट अटेन द इक्विलिब्रियम, लेकिन यहां पर क्या है, ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज एट इक्विलिब्रियम है, और बेटा ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज एट इक्विलिब्रियम है। अब दोनों की वैल्यू कंपेयर करके देखो, वैल्यू ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ बी है। इज इट क्लियर बेटा। तो मुझे आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन क्यों देना था, जस्ट आई वांट टू टेल यू बेटा, कि कभी भी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आती है, तो इक्विलिब्रियम में आने के बाद सबसे पहला पॉइंट आपको तो ये याद रखना है बेटा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ये सबसे पहला पॉइंट है। और जब भी रेट ऑफ इक्वल टू फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो, तो बेटा ये इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट के की वैल्यू ये आपको बताएगा कि डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ के, आप इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बता सकते हो सकता है के की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इफ के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, दिखा ना बेटा, ग्रेटर देन 1 आ जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड के की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा तीनों में या तो वैल्यू सेम हो सकती, या किसी की वैल्यू ज्यादा किसी की वैल्यू कम हो सकती, लेकिन बेटा इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद क्या इनकी वैल्यूज में कुछ चेंजेस आ रही है? नो सर, इट रिमेन्स सेम बेटा, इट रिमेन्स कांस्टेंट, वहां पे कुछ भी चेंज नहीं आने वाली है, क्योंकि एक बार इक्विलिब्रियम अटेन कर गया ना, इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो थी वही रहने वाली है। देखो बेटा इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद इनकी वैल्यू जो थी बी की अब कांस्टेंट रहने वाली है, और ए की वैल्यू जो थी बेटा वो भी हमारी अब कांस्टेंट ही रहने वाली है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि बेटा एक बार इक्विलिब्रियम अटेन कर गया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स और बिकम सेम। तब से मैं आपको यही बताते आ रहा हूं, एक बार इक्विलिब्रियम अटेन कर गया तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद इनकी वैल्यू रिमेन सेम होती है। ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू ज्यादा और उसकी वैल्यू कम, ऐसा कभी भी नहीं होगा बेटा। एक बार इक्विलिब्रियम अटेन कर गया उनकी वैल्यू सेम है। यहां भी देखो बेटा एक बार इक्विलिब्रियम अटेन कर गया तो वॉट एवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज देयर इट रिमेन सेम एंड बी रिमेन सेम। क्योंकि बहुत से बच्चों को यही डाउट होता है कि सर एक बार रिएक्शन की इक्विलिब्रियम में आ जाए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स इट बिकम इक्वल बोलते हैं। इक्वल बोलना गलत है बेटा, क्योंकि देखो अगर के की वैल्यू 1 है तो आपकी ये कॉन्सेंट्रेशन ए 100 था बेटा, बी आपका 0 था। अब 100 से करते करते आप नीचे पे आ गए, कहां तक आ गए? लेट अस से आप 100 से करते करते
समवेयर यू रीच्ड एज ए, ये देखो बेटा, समवेयर यू रीच 100 था, 100 से आते आते 50 पे आ गए। बी 0 थी, ये 0 से आते थे 50 पे आ गई, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी की वैल्यू सेम हो गई। अब बेटा एक बार ये पॉइंट के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी रहेगा ना, आपका रिएक्शन चलते रहेगा, लेकिन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन चलते रहेगा, लेकिन इनकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि ये पॉइंट के बाद इट अटेन द इक्विलिब्रियम। यहां भी देखो बेटा, यहां पर ए की वैल्यू 100 थी, बी की वैल्यू 0 है। बेटा 100 से आते 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 ये 50 पे आ गया, 0 से ये आते 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 ये 70 पे आ गया। अभी इस पॉइंट के बाद ये 70 रहने वाला है और ये 50 रहने वाला है। मतलब यहां पर 50-50 चलो अच्छा लगा, लेकिन यहां पर एक बार ये 50 आ गया तो ये 0 से 70 तक गया, 70 के बाद इट रिमेन सेम, 50 के बाद इट रिमेन सेम, लेकिन यहां पर वैल्यू ऑफ बी ज्यादा है ए से। क्यों? वैल्यू ऑफ के ग्रेटर देन 1 है। यहां देखो बेटा, ए इनिशियली 100 पे था, बी 0 पे था, ये आते आते ये 40 पे आके रुक गया, और ये 0 से आते आते बेटा ये 20 पे आके रुक गया। लेकिन इस पॉइंट के बाद ये 40 रहने वाला है, और ये पॉइंट के बाद बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन भी आपकी 20 रहने वाली है, मतलब ये चेंज नहीं होने वाली। मतलब आपको ये पॉइंट तब से यही बताना चाह रहा हूं बेटा, रिएक्शन ने एक बार अपना इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, तो आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम, बिकम सेम, बट नेवर बी इक्वल। इक्वल नहीं बोलना, इट रिमेन सेम। देखो 100 से 50 पे आ गया, ये 0 से 50 पे आ गया, दोनों इक्वल हो गए। क्यों? के की वैल्यू इक्वल टू 1 थी। यहां पर देखो 100 से ये बेटा ये सीधा 50 पे आ गया, 0 से ये 70 पे आ गया, और 70 के बाद ये सेम है, 50 के बाद ये सेम है, और दोनों की वैल्यू देखो, बी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ए से, क्योंकि के ग्रेटर देन 1 है, तो बी विल बी ग्रेटर देन ए। एक बार इक्विलिब्रियम अटेन कर गया ना बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उनकी जो भी वैल्यू होगी वो रिमेन सेम होगी। इज इट क्लियर? चलो बेटा ले लो स्क्रीनशॉट। अब आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम बेटा, अब आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछता है 4 मार्क के लिए बेटा। हाँ बेटा, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है 4 मार्क के लिए। नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट एंड विच इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसके बारे में ही पूछता है। तो देखो बेटा ध्यान से, मैं दे रहा हूं यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम, आई एम गोइंग टू राइट हियर, राइट? दिख रहा है सबको? वेरी गुड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा ये केमिकल इक्विलिब्रियम की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपको एग्जाम में भी पूछता है, बोर्ड एग्जाम में, इवन नीट एग्जाम में भी पूछता है बेटा। देखो सबसे पहला पॉइंट बेटा, ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम सबसे पहले कहां देखे जाते हैं? सो आप लिखना बेटा, इट इज अटेन ओनली इन द केमिकल और रिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट ये है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा? तो पहला पॉइंट बोलना, इट अकर्स ओनली इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, या इट अकर्स इन रिवर्सिबल रिएक्शन। मैंने बोला ना बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम किस में देखी जाती है? रिवर्सिबल में देखी जाती है कि इरिवर्सिबल में? सर रिवर्सिबल में देखी जाती है। दैट मीन्स इट मस्ट बी केप्ट इन ए क्लोज कंटेनर या ओपन कंटेनर। भाई क्लोज कंटेनर होगा तो ऑप्टेन अगर प्रोडक्ट कोई गैस होगी तो गैस वापस रिएक्ट करके रिएक्शन को बैक ले आ जाएंगी, तो इट अकर्स इन द रिवर्सिबल रिएक्शन। बेटा इसमें मेजरेबल कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट? मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी हो गया, कलर हो गया, राइट बेटा? कलर हो गया, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, कलर, डेंसिटी। देखो बेटा इक्विलिब्रियम के लिए मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, कॉन्सेंट्रेशन हो, कलर हो और डेंसिटी हो, इट रिमेन्स सेम। बेटा इट रिमेन्स सेम, ठीक है? मतलब जब भी इक्विलिब्रियम अटेन कर जाएगा ना बेटा, इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद
टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं है बेटा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, कलर, डेंसिटी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि वो इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा, दैट इट मस्ट अकर इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, इट मस्ट अकर इन द क्लोज कंटेनर। और इक्विलिब्रियम आने के बाद कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज है लाइक टीपीवी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, कलर, डेंसिटी, इट रिमेन सेम, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। तीसरा एंड सबसे जबरदस्त बेटा, जब भी इक्विलिब्रियम आ जाए, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये तो आपको याद ही रखना बेटा, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर काम करने वाला है। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, राइट। फिर बेटा ये जो आपका इक्विलिब्रियम जब भी आता है ना, तो इक्विलिब्रियम इट मे बी डिस्टर्ब बाय, आपका जो इक्विलिब्रियम होता है, और ऐसा लिखो बेटा, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको लग रहा ए से बी पे आ गया और बी से ए पे, तो आप बोलो इक्विलिब्रियम विल टेक प्लेस ओनली फ्रॉम ए टू बी। ऐसा नहीं है भाई, ए से बी भी हो सकता है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, या प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट को भी आ सकता है। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर साइड। पॉइंट नंबर 4 हो गया बेटा। पॉइंट नंबर 5, इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब। मतलब आप बोल रहे ना इक्विलिब्रियम को मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक ये सारी चीजें बेटा ये सेम होती है इक्विलिब्रियम में, लेकिन एक बार इक्विलिब्रियम आपका आ जाए ना तो आप उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हो। कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो बेटा? बाय इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब बाय चेंजिंग नंबर 1 टेम्परेचर चेंज किए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है बेटा, वॉल्यूम चेंज किए तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होता है। ये आपको ली चाइल्ड प्रिंसिपल में पढ़ाया जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब बाय टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, बाय चेंजिंग द प्रेशर, एंड डी बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन। सही है बेटा? मतलब आपको बेटा इक्विलिब्रियम जो होता है ना, इट कैन बी डिस्टर्ब बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, एंड इवन इट कैन बी डिस्टर्ब बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन। बेटा ये 4 फैक्टर्स को चेंज करा लो, आपका इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड आपको दिख रहा है, ये फॉरवर्ड है बेटा, ये पेन का ये जो आपको दिख रहा है ना कैप, ये फॉरवर्ड है। तो अगर आप वॉल्यूम चेंज करा लो तो हो सकता है ये ऐसे हो जाए, ओनली फॉरवर्ड चलेगा बेटा। हो सकता है आप प्रेशर चेंज करा लो, हो सकता है बैकवर्ड, ओनली बैकवर्ड आ जाए। मतलब इक्विलिब्रियम जो भी होगा, एक बार आपके सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया तो आप उसके सिस्टम के इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब भी कर सकते हो। कैसे? बाय चेंजिंग एनी वन ऑफ द फैक्टर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। और ये चीजें बेटा आपको ली चार्टलर प्रिंसिपल में बताया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 5 था। पॉइंट नंबर 6 ये भी लिख सकते बेटा। पॉइंट नंबर 6, अगर मैंने यहां पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करा लिया, दिख रहा आपको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बेटा, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन चेंज करा लिया तो चेंज इन, सुनो ये बड़ा काम का चीज है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में चेंज इक्विलिब्रियम। कॉन्सेंट्रेशन चेंज किए तो बेटा आपका इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको आप के बोलते हो ना बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी आपको निकाल के नहीं दिया मैंने के बेटा, अभी ग्राफ के लिए पूरा के पे तो खेल करे ना, के इक्वल टू 1, के लेस देन 1, के ग्रेटर देन 1। तो बेटा बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये खास बात है बेटा, इट रिमेन्स कांस्टेंट, या बोलो बेटा इट रिमेन्स सेम, वो चेंज नहीं होती है। थोड़ा इसके ऊपर मैं 2 मिनट में डिस्कशन देना चाहूंगा। देखो अगर ये आपका ए था, ए से आपने बी की तरफ आ गए, आपने के इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखा है, ये इनिशियल है। हो सकता है बेटा बी की वैल्यू 100 हो और ए की वैल्यू 10 हो सकता है। तो
100/10 कितना आ रहा बेटा, के की वैल्यू 10 आ गई। अब क्या हो गया, मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करा लिया। बेटा कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से हो सकता है रिएक्शन आपका ओनली फॉरवर्ड जाए, हो सकता है ओनली बैकवर्ड आ जाए। तो ओवरऑल इसमें से जब अभी मेरे आने वाले ये वाली कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से 100/10 आने के बजाय बेटा मुझे वैल्यू 10/1 भी आ सकती है, और 10/1 भी नहीं, 10/1 नहीं चाहेंगी, क्योंकि ये 100/10 था, ये 10 है। अगर मैंने इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करा लिया ना तो वैल्यू मुझे ऐसी आएंगी बेटा, ये देखो ये 100/10 था, अब क्या हो गया 10/1, तो कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो गया, लेकिन ओवरऑल मेरी के की वैल्यू पहले भी कितनी थी 10, और अब भी कितनी है बेटा 10। तो वही बताना चाहता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में चेंज द इक्विलिब्रियम, मतलब आपके इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज कर सकता है। आइदर इट विल टेक ओनली ऑन फॉरवर्ड और इट विल टेक ओनली ऑन बैकवर्ड ले सकता है, लेकिन आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है के बेटा इट रिमेन सेम, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। और ये आपको अभी नहीं, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते चलो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलो बेटा, आपको दिखेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। राइट, ले लो बेटा यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा ये पॉइंट नंबर 5 आपको याद रहेगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में चेंज द इक्विलिब्रियम, बट उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होती है ना के, इट रिमेन सेम। फिर क्वेश्चन आता बच्चों को कि सर क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कभी भी चेंज नहीं हो सकता? भाई हो सकता, अगर आप टेम्परेचर चेंज करा दो ना तो आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी चेंज हो जाती है। तो पॉइंट नंबर 7 पे लिखेंगे बेटा, अभी पॉइंट नंबर 7 आई विल राइट हियर, पॉइंट नंबर 7 देखिए बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको आपने के बोला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेटा इट कैन बी चेंज बाय चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करा लो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। राइट, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, बड़ा इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। और इसको मालूम है अपने अरेनियस अंकल ने एक्सप्लेन किया था, K इक्वल टू A इंटू E टू द पावर ऑफ माइनस E A बाय RT। ये आपको अभी नहीं, केमिकल ऑफ वी कैन से केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। K इज इक्वल टू A इज द अरेनियस फैक्टर, E एक्सपोनेंशियल, E एक्टिवेशन एनर्जी, R इंटू TT इज द टेम्परेचर। मतलब K टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। राइट, इसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 8 पे लिखो बेटा, ये भी आ सकता है, कैटलिस्ट जो होता है ना, आपको जो कैटलिस्ट डालते हो बेटा, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम बट इट हेल्प्स द इक्विलिब्रियम टू अटेन क्विकली। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम but it helps equilibrium to attain क्विकली। मतलब बिना कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम आने को 10 सेकंड लग रहे थे, अब आप कैटलिस्ट डाल दो बेटा, आपका इक्विलिब्रियम 5 सेकंड में आ गया। मतलब इट हेल्प्स द इक्विलिब्रियम टू अटेन क्विकली, इट हेल्प्स द अटेनमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम क्विकली। तो ये कुछ बेटा 7 से 8 पॉइंट्स थे, दैट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको समझ में आया बेटा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम? और एक बार बोलो, पॉइंट नंबर 1, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। दूसरा, इट विल अकर ओनली इन द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट मस्ट बी टेक प्लेस इन ए क्लोज्ड कंटेनर। मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लिख के दिया था ना बेटा, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन एंड कलर डेंसिटी, इट रिमेन्स सेम, इट डज नॉट change. The measurable properties like temperature, pressure, volume, concentration, density and color, it remains same. इसके बाद में पॉइंट नंबर ए भी था बेटा कि बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होती है ना, दैट इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कैन टेक प्लेस आइदर फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट और फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, कहीं से भी हो सकती है। और एक पॉइंट बोल सकते हैं बेटा हम लोग कि इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर,
by changing the pressure, by changing the volume, by changing the concentration. लेकिन बेटा एक बात है कि concentration चेंज करने से आपका इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू रिमेन सेम हो जाएगी. लेकिन अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करवाना है तो इट कैन बी डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर. दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑन द टेम्परेचर. और सबसे आखिरी पॉइंट ये है बेटा, कैटलिस्ट इट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, इट हेल्प्स द इक्विलिब्रियम टू अटेन क्विकली. 10 सेकंड में आना तो कैटलिस्ट डाल दो, 5 सेकंड में आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा. सो इट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल, व्हाट यू कैन से, द केमिकल इक्विलिब्रियम. अब ये इक्विलिब्रियम के साथ में ये जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दिया है बेटा, हमारी एनसीईआरटी में भी इतना ही लिखा हुआ है. अब आपको देखना है इसी से जुड़ा हुआ सेकंड पॉइंट, दैट विल बी कॉल्ड एज ए एक्टिव मास. सबसे बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये न्यूमेरिकल्स नीट में इसमें पूछे जाते हैं. व्हाट इज दैट सर, व्हाट इज द एक्टिव मास. ये एग्जाम में पूछा जाता है, नीट एग्जाम में हो, आईआईटी मेंस हुए, सारे एग्जाम में पूछा जाता है. बेटा एक्टिव मास का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन. एक्टिव मास का क्या होता है बेटा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन. बेटा ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, दिस कॉन्सेंट्रेशन इट इज इन टर्म्स ऑफ या तो मोलैरिटी और इट इज इन टर्म्स ऑफ या तो पार्शियल प्रेशर. हाँ बेटा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हो ना, एक्टिव मास का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही होता है. लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे होते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी और इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. सर मेरे पास सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशंस है तो आप कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में देखोगे भाई, मोलैरिटी. सर मेरे पास डब्बे में गैस भरी हुई है, तो बेटा गैस है और गैस की कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में देखोगे, पार्शियल प्रेशर. तो जब भी मैं मोलैरिटी की बात करूं तो आप क्या समझना, सर एक्टिव मास की बात कर रहे हैं. जब भी मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूं समझ जाना मैं एक्टिव मास की बात कर रहा हूं. राइट, एक्टिव मास है. तो बेटा ये जो एक्टिव मास होता है ना, ये जो एक्टिव मास है इनडायरेक्टली मोलैरिटी है. तो मोलैरिटी मतलब मोल प्रेजेंट इन ए लीटर. बेटा मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए 1 लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन, दैट विल बी कॉल्ड एज ए एक्टिव मास. बेटा ये एक्टिव मास है. अब एग्जांपल देखो, मुझे पूछा गया है बेटा एक्टिव मास ऑफ एनीथिंग. लेकिन इसमें एक छोटी सी नोट मैं आपको देने जा रहा हूं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है. क्या है देखो, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड. अगर आपके पास कोई प्योर सॉलिड हो या कोई लिक्विड हो बेटा, राइट, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज ए 1. मतलब इसको यूनिटी लेते हैं. अगर आपके पास प्योर सॉलिड है, बोलेगा भाई ये प्योर सॉलिड है, इसकी एक्टिव मास कितनी, बोलना 1. कोई प्योर लिक्विड है, इसकी एक्टिव मास कितनी, तो बोलना 1. क्यों सर, क्योंकि बेटा प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कभी चेंज नहीं होती है एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली विल बी टेकन एज ए 1. चलो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, न्यूमेरिकल पार्ट, जो आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज दैट. सर मुझे क्वेश्चन दे दिया है कि मेरे पास 8 ग्राम्स ऑफ हीलियम है. क्या है बेटा, 8 ग्राम ऑफ हीलियम. तो आपको समझ में आ गया हीलियम क्या है बेटा, गैस है. बेटा 8 ग्राम ऑफ हीलियम इज केप्ट इन 2 लीटर वेसल. भाई 2 लीटर कंटेनर में रखा हुआ है. और ये तो आप अभी तो जानते होंगे, आपने मेरा वीडियो देखे ना स्टेट्स ऑफ मैटर का, उसमें मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. वही वाला है बेटा. 8 ग्राम ऑफ हीलियम गैस इज केप्ट इन ए 2 लीटर कंटेनर. और मुझे पूछा गया भाई फाइंड एक्टिव मास ऑफ हीलियम. तो बेटा एक बात देखो, आपको ये गैस तो है, लेकिन आपको गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फॉर्म में नहीं दिया, ग्राम में दिया. तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम निकालो. बेटा गिवन वेट ऑफ हीलियम 8 ग्राम बाय एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम कितनी होती है 4. दैट इज 8/4 कितना हो गया बेटा, इट इज ए 2 मोल. तो अभी मुझे क्या निकालना है सर मुझे निकालना है एक्टिव मास ऑफ क्या बेटा, हीलियम. सर एक्टिव मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए लीटर. भाई नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 2 मोल. वॉल्यूम इन ए लीटर कितनी है 2. तो आंसर कितना आ रहा, 1 मोल पर लीटर इज द एक्टिव मास ऑफ हीलियम. आई होप समझ में आया बेटा आपको, पक्का, वेरी गुड. चलो आपको और एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं बेटा. अब मेरे पास हीलियम के बजाय SO2 गैस है.
हीलियम के बजाय SO2 गैस है, और बेटा ये SO2 गैस मुझे दिया है 128 ग्राम, और ये आपको 2 लीटर कंटेनर में डाल दिया और पूछे कि एक्टिव मास ऑफ SO2 कितनी है। तो देखो बेटा सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू गिवन वेट 128। आप जानते हो SO2 की मॉलिक्यूलर वेट कितनी बेटा, सल्फर की है 32, 16 इंटू 2 32, टोटल कितनी आ रही 64, ये आ गया बेटा 64 इंटू 2 करा लो, कितना आ गया, दैट इज 2 मोल, है ना बेटा, इट बिकम है 64 2s आर 128, तो 2 मोल आ गए। एक्टिव मास ऑफ SO2 अब भी कितनी आएंगी बेटा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, राइट, वेरी गुड। अब तीसरा भाई, सर मुझे अभी SO2 के बजाय मुझे यहां पर 58.5 ग्राम NaCl दिया गया है। क्या दिया बेटा, 58.5 ग्राम NaCl दिया गया है, and it is kept in the 2 liter container. Find the active mass of NaCl. एक बात बताओ बेटा, मैं NaCl होता है सॉलिड, और सर आपने अभी भी 500 रुपीज का नोट सब बच्चों को गिफ्ट दिया, मैंने दिया ना बेटा 500 रुपीज का नोट। क्या नोट है, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज इक्वल टू 1। अब पूछ रहा है एक्टिव मास ऑफ NaCl, सर ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम, गिवन वेट में मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल आ गया, 1/2 लीटर कर लेते हैं, 0.5 मोल पर लीटर आंसर लाते हैं, ऑप्शन में 0.5 लीटर रहता भी है, करना नहीं सर। एक्टिव मास ऑफ दिस NaCl इट इज इक्वल टू 1 बिकॉज यूनिटी, क्योंकि बेटा ये कैसा है, बिकॉज इट इज इन द सॉलिड स्टेट। तो कभी भी एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, प्योर सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो, उनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इज इट क्लियर बेटा, किसी को डाउट है, देख लो बेटा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नो डाउट। अब देखो आगे बेटा, अब जो बताने जा रहा हूं ये मैंने अभी एक्टिव मास जो करा के दिया, अब आएगा बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन वाला कंसेप्ट है, क्योंकि एक्टिव मास में मैक्सिमम क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, गैस या आपको सॉल्यूशंस मोलारिटी करते हैं या पार्शियल प्रेशर के टर्म में पूछे जाते हैं, राइट। अब जो आएगा द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट हमको डिस्कस करने हैं, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटा अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्टिव मास के बाद में हमको देखना है, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पूछा जाता है बेटा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। एक्चुअली ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है बेटा, इसको अगर सिंपल फॉर्म में अगर आपको लिखना है, कोई भी सिंपल फॉर्म में इसको लिखना है तो ऐसे लिखते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट और एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी देगी उसको पावर में दे दो, राइट। मतलब हम ऐसे लिखेंगे बेटा, इट स्टेट्स दैट rate of reaction is directly proportional to, but rate of reaction is directly proportional to the concentration बोलो, or it is the active mass, directly proportional to active mass of reacting substances, but active mass of reacting substances raised to the power of its stoichiometric coefficient, raised to the power of its stoichiometric coefficient। मतलब एक एग्जांपल दूंगा बेटा, मेरे पास A है, A कन्वर्टेड इनटू B एंड B प्लस C, मतलब फॉरवर्ड भी आ रहा बैकवर्ड भी आ रहा। तो अगर मैं ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है,
तो बेटा मैं पूछू रेट ऑफ फॉरवर्ड किस पे डिपेंड कर रहा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इसकी मोल कितनी बेटा 1 है, तो टू द पावर ऑफ 1 लगा दो, समझा। दूसरा उस तरफ चलो बेटा, कौन सा, ये वाला बी एंड सी वाला बैकवर्ड वाला पकड़ लो। ये एक एग्जांपल हो गया। लेट अस से एग्जांपल नंबर 2 कोई तो भी ले लो। ये एग्जांपल नंबर 2 ले लो बेटा कि 2a ऑन कन्वर्टिंग इनटू बी एंड सी, ये ऐसा आ रहा, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसकी कोफिशिएंट कितनी है बेटा 2, तो टू द पावर ऑफ 2 लगा दो। समझ में आ रहा है? ये बेटा आपका दैट इज ए लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बेटा लॉ ऑफ मास, मैंने फॉरवर्ड कंसीडर किया, अगर मैं बैकवर्ड कंसीडर करूं ना बेटा, तो बैकवर्ड के लिए ऐसे आते, रेट ऑफ बैकवर्ड डिपेंड ऑन, बैकवर्ड की रिएक्टिंग स्पेसिस क्या है, बी एंड सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड सी। बेटा यहां पर एक काम करो 3b ले लो, तो बैकवर्ड देखो, रेट ऑफ बैकवर्ड डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बी की पावर कितनी बेटा 3 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, सी की पावर कितनी 1। ये है बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन। पर लॉ ऑफ मास एक्शन ये बताता है कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो चलती है, स्पीड चलती है, वो किस पे डिपेंड करेगी सर, वो डिपेंड करेगी उसके रिएक्टिंग स्पेसिस पे। अब ये फॉरवर्ड चलने के लिए रिएक्टिव स्पेसिस क्या था बेटा ए, डिपेंड ऑन द ए। बैकवर्ड से, बैकवर्ड मतलब पीछे से आगे आने के लिए रिएक्टिव स्पेसिस क्या है, बी एंड सी, तो बैकवर्ड डिपेंड ऑन बी एंड सी। इसके फॉरवर्ड के लिए डिपेंड ऑन ए, इसके बैकवर्ड के लिए डिपेंड ऑन बी एंड सी। इज इट क्लियर? देख लो बेटा इसे, ये था अपना लॉ ऑफ मास एक्शन। तो सर एक काम करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन देखेंगे क्या होता है। अब आपने जो लॉ ऑफ मास एक्शन देखा है बेटा, अब इसमें हम देखेंगे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। यहां से आपको एक नई चीजें मिलने वाली है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली मिलने वाली है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू, मैं आपको बताने जा रहा हूं सर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटा एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, सुनो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। ए प्लस बी हाफ रेटेड एरो गिव सी प्लस डी, ठीक है बेटा। तो आपको सबसे पहले कंसीडर क्या करना है, कंसीडर फॉरवर्ड बैकवर्ड, कंसीडर फॉरवर्ड रिएक्शन। आप बोलो बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन जब कंसीडर करते हो तो कैसे चलोगे, ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, अच्छी बात है सर। अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन ओवर इट, लोमा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। आ गया बेटा, ये हो गया। अब वैसे आप कंसीडर बैकवर्ड रिएक्शन कीजिए, कंसीडर बैकवर्ड रिएक्शन। बेटा बैकवर्ड मतलब ऐसे चल रहे हो सकता C प्लस डी गिव्स राइज टू रिएक्टेंट, ठीक है ना, C प्लस डी गिव्स राइज टू क्या आएगा, रिएक्टेंट। अब आप एक काम करो, अप्लाई लोमा ओवर इट। लोमा क्या है बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन ओवर इट। और जैसे ही लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करोगे इस बैकवर्ड पे, तो बेटा इसको ऐसा नहीं लिखो, रेट ऑफ बैकवर्ड डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आएगा, सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आएगा बेटा, डी पे आ गया। मीन्स रेट ऑफ बैकवर्ड ऐसे लिखो ना बेटा, रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल टू के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। ये आपका सेकंड इक्वेशन। आपसे पूछा जाएगा सर के एफ क्या है, तो के एफ इज ए रेट कांस्टेंट, बेटा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ऐसी था ना के एफ। तो फिर के बी क्या है, तो बोलना के बी इज कॉल्ड एज ए रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बेटा ये फॉरवर्ड था और ये बैकवर्ड है। अब आप देखो एट इक्विलिब्रियम, आपने पढ़ा ना इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड मतलब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वलाइज करो, के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी। बेटा के एफ बाय के बी ले लो,
इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। मतलब ये है ना रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड, इट इज कॉल्ड एज ए के। और जानते हो सर के इज कॉल्ड एज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब मेरा नया इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। दिख रहा बेटा के की वैल्यू आ गई, राइट। चलो अब यहां से हमको के के बारे में सीखना है। व्हाट इज द के? मैंने आपको बोला बेटा के क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। के इज व्हाट बेटा, इट इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आया बेटा, ये अब इज आल्सो कॉल्ड एज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं मतलब कुछ भी नाम देना है, इसका नाम भी डिपेंड करेगा कैसे। नाउ के विल बी कॉल्ड एज ए केसी और के विल बी कॉल्ड एज ए केपी, और ये डिपेंड करेगा कि सर हमें इसे केसी मेंशन करवाना है या इसे केपी मेंशन करवाना है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग। क्या आपको दिख रहा है पूरा? इज इट पॉसिबल? दिख रहा है सबको बेटा? राइट, अब सही है, ठीक है। अब देखिए बेटा यहां पर मुझे आपको के के बारे में बताना है। बेटा ये जो आपका के आ गया है, ये के आपने बोला के इज कॉल्ड एज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसी था ना? हाँ बेटा। अभी ये जो के है इसको आप ऐसा मेंशन कर सकते हो सर, केसी मतलब इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हो, या इट इज कॉल्ड एज ए केपी। तो केसी क्या है बेटा मालूम? केसी इज कॉल्ड एज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of molar concentration। ये आपका क्या हो गया? केसी हो गया। बेटा केपी क्या है मालूम? इट इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये है केसी और ये है बेटा आपका केपी। मतलब आपको जो अभी फॉर्मूला आया था, देखे ना आपने क्या लिखा था बेटा, के इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। आपने ऐसे लिखा था ना बेटा, ऐसे लिखा था, राइट। अब देखो मुझे इसको केसी के फॉर्म में लिखना है, तो केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। बेटा किसी भी केमिकल एंटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो ना, दैट इज कॉल्ड इट्स कॉन्सेंट्रेशन। concentration of C into D by concentration of A into concentration of B। बेटा Kp के टर्म में लिखना है, तो Kp is equal to, ये जो C है ना बेटा, partial pressure of C to the power of 1 partial pressure of D to the power of 1 by partial pressure of A to the power of 1 partial pressure of B to the power of 1। ये है बेटा आपको केसी एंड केपी लिखने का तरीका। फिर आपसे पूछता है भाई व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी, ये नीट एग्जाम में पूछा गया है। तो यूनिट ऑफ केसी लिखने के लिए आपका सीधा सीधा टर्म होता है बेटा मोल पर लीटर टू द पावर ऑफ डेल्टा एन। सर पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ केपी, ये भी पूछता है। तो एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू द पावर ऑफ डेल्टा एन। अब बच्चों को डाउट आ रहा सर डेल्टा एन क्या है, राइट। मैं आपको आगे बताता हूं बेटा, चलो बता दो, ये लिख लो इतना, वेरी गुड। अब आपको देखिए डेल्टा एन क्या है ये भी बताना है। व्हाट इज ए डेल्टा एन, डेल्टा एन क्या है ये बताना है। सुनो बेटा डेल्टा एन जो होता है ये एक्चुअल में ऐसा लिखा जाता है, ये डेल्टा एन इन द फॉर्म ऑफ गैस, इट इज इक्वल टू बेटा इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट
माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, ये डेल्टा एन है। चलो बड़ा एक एग्जांपल करके देखेंगे। ये N2 इन द फॉर्म ऑफ गैस है, H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस है, और आपको 2 मोल ऑफ अमोनिया दे दिया इन द फॉर्म ऑफ गैस। सबसे पहले इस रिएक्शन की मुझे केसी लिखनी है। केसी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसकी कोफिशिएंट 2 है टू द पावर ऑफ 2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी कोफिशिएंट 1 है, लिखे नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ता, और H2 टू द पावर ऑफ 3। ये केसी हो गई। सर इसी का मुझे केपी भी लिखना है, तो केपी लिखने के लिए क्या लिखते बेटा, ये जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, उसकी पावर कितनी 2 बाय, ये N2 है ना बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर ऑफ 3। ये हो गया। अब मुझे पूछा गया बेटा इस रिएक्शन की डेल्टा एन क्या है, तो सुनो बेटा, डेल्टा एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये डेल्टा एन है। तो बोलो बेटा डेल्टा एन कितनी लिखोगे, गैसियस प्रोडक्ट कितने मोल है 2 मोल, तो मैं लिख दू 2 माइनस बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं 3 प्लस 1 4 आ गए, तो कितना हो गया बेटा 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। तो मुझे पूछा गया बेटा इस रिएक्शन में व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी, तो अभी भी आपने बोला सर मोल पर लीटर टू द पावर ऑफ डेल्टा एन, तो आप लिखो सर ये मोल पर लीटर टू द पावर ऑफ -2। बेटा देखो ये आ गया मोल की पावर -2 और लीटर -1 इंटू -1 बिकम +1 इंटू 2। तो इस रिएक्शन की यूनिट ऑफ केसी क्या आएगी, मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर। और इस रिएक्शन की अगर मुझसे पूछा गया व्हाट इज द यूनिट ऑफ केपी, तो आप लिखो बेटा एटीएम की पावर डेल्टा एन दैट इज एटीएम की पावर -2 दैट इज 1 बाय एटीएम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ केपी फॉर दिस रिएक्शन। क्या बेटा समझ में आया ये वाला, वेरी गुड वेरी गुड। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप बना लिए। देखो सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं मैं सर, एग्जांपल नंबर 2। बेटा एग्जांपल नंबर 2, PCl5 in the form of gas, it gives PCl3 in the form of gas, Cl2 in the form of gas। बेटा केसी कैसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रहा बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। केपी बेटा गैसेस है तो लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ये केपी हो गया। डेल्टा एन देखो बेटा इसकी, डेल्टा एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 1 + 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 2 - 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो बेटा यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू 1 डालो, ये आ गया मोल पर लीटर टू द पावर ऑफ 1, और यहां लिखो बेटा एटीएम टू द पावर ऑफ 1। तो देखो बेटा रिएक्शन भी चेंज होगी, यूनिट ऑफ केसी और यूनिट ऑफ केपी भी चेंज हो जाती है, राइट। ले लो स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलो थर्ड भी देखेंगे अभी, विल सी द थर्ड वन आल्सो। बेटा थर्ड एग्जांपल ये है, H2 in the form of gas, I2 in the form of gas, half-edged arrows gives 2HI in the form of gas. Kc is equal to HI to the power of 2 into H2 by I2. बेटा Kp is equal to partial pressure of HI to the power of, क्योंकि गैस है ना बेटा, गैस से प्रेशर एक्सर्ट होते हैं,
by partial pressure of hydrogen and partial pressure of iodine to the power of 1 to the power of 1। इसमें डेल्टा n निकालो बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितनी आ रही 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट कितनी आ रही बेटा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा इसकी यूनिट क्या होगी मालूम, मोल पर लीटर टू द पावर ऑफ 0। तो क्या लिखो बेटा नो यूनिट, किसी भी टर्म के ऊपर 0 डालो तो नो यूनिट। और यहां पर भी देखो बेटा ATM टू द पावर ऑफ 0 इट आल्सो डज नॉट हैव एनी यूनिट। इसीलिए लिखते हैं बेटा कि डेल्टा एन की वैल्यू जब 0 आ जाए Kp एंड Kc डज नॉट हैव एनी यूनिट्स। लिख लो बेटा इसे, राइट। अब आएगा ये सारा कंसेप्ट जो मैंने आपको Kp Kc करा के दिया। अब एक काम करेंगे बेटा, थोड़ा वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया है तो हम इसको रोक के आगे पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप बेटा आपको मेरा वीडियो पसंद, मेरा वर्क का मेरा काम पसंद आ रहा है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज बेटा लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और बेटा अगर आपको मेरे पढ़ाने में अगर कुछ डाउट्स आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ भी डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर टाइम भी ज्यादा हो जाए तो अलग से आपको वीडियो बना के उसमें अपलोड करा दूंगा, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।